नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके एक जबरदस्त सीरीज नेचुरल डिजास्टर सेक्शन 2 या आप इसको पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने करंट इवेंट को देखा था कि कहां कहां किस किस जगह क्या इवेंट्स हो रहे हैं, जिसके लेकर हम लोग ये वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरामीटर भी देखा था। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे, एक बार पहला वीडियो देख लें जिससे आप पैरामीटर समझ लें कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं अब बेसिकली आप लोग को एक आइडिया दे देता हूं। इस वीडियो में हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो होगा सबसे पहले की टर्म्स, की डेफिनेशंस पे। अभी की डेफिनेशंस पे क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, खासकर नेचुरल डिजास्टर हो चाहे कोई भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू, तो जो एस्पिरेंट है उनके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको की वर्ड्स ही नहीं पता होता है कि वर्ड है क्या। हाँ, वर्ड नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा मकसद पूरा डिटेल्स में चीजों को पढ़ाना है, तो अब हर एक वर्ड को क्या करेंगे, आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज एलपीए। एलपीए मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या कि जो बहुत समय से, लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब कि बहुत समय से जो हमारे पास चला आ रहा है, जब हम उसका एवरेज फाइंड करते हैं। ये क्या मदद करेगा, इससे क्या पता चलेगा कि आपका कंडीशन कैसा है वेदर और क्लाइमेट का, जिससे कि आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे अपने आने वाला सिचुएशंस को कि ये ठीक है, एवरेज मेरा इतना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे अगर हम देखें 87, लगभग में 87 सेंटीमीटर जून से सितंबर के बीच में किसका एवरेज होता है, रेनफॉल। मतलब अगर हम बात जून से सितंबर तक की करते हैं तो उसका एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर। मतलब कि ठीक है 87 एवरेज है, तो इसका मतलब इससे आगे पीछे आ सकता है हम लोग के पास, कोई बात नहीं। ये लॉन्ग पीरियड एवरेज का बात है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह क्या करता है, प्रेडिक्ट करने का काम करता है आपके क्लाइमेट, आपके रेनफॉल को, जिससे कि आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आप प्लान भी कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेस या लार्ज एक्सेस रेनफॉल। अब इसमें दूसरा जैसे ही बात आएगा एक्सेस, या इसको हम लोग लार्ज एक्सेस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जब भी ये 20% से 60% तक 20% बढ़ जाए या 60% एबव एलपीए के बढ़ जाए, 20% या 60% एबव एलपीए, मतलब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज से 20% या 60% बढ़ जाए, उसे हम लोग एक्सेस या लार्ज एक्सेस कहते हैं। ऑब्वियस बात है, एक्सेस या ये क्या हो जाएगा, लार्ज एक्सेस। जैसे हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं, लार्ज एक्सेल पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक्सेस का मतलब 20% से ज्यादा एलपीए से, और 60% मतलब एलपीए से 60% से ज्यादा। फ्लैश फ्लड हम लोग क्या बोलेंगे कि रैपिड राइज ऑफ वाटर इन 6 आवर ऑफ हेवी रेन या क्लाउड ब्रस्ट। मतलब अगर क्लाउड ब्रस्ट होता है या 6 घंटे तक रेनफॉल चलता है तो उसमें कितना अमाउंट बढ़ता है, रैपिड राइज का मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। रैपिड राइज बढ़ना है कितने समय में, 6 आवर के अंदर में या क्लाउड ब्रस्ट होने के अंदर। तो अगर हम ठीक से देखें, अगर हम इस पूरे टॉपिक को एक सिनॉप्सिस की तरह देखें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लेवल होगा, इस लेवल में ये जो लेवल है यह है एलपीए, और इस लेवल, यह जो लेवल है लमसम में कितना है, 87 जून से सितंबर के बीच में। अगर इससे बढ़ता है तो 20% बढ़ने पर क्या अपने पास दिखने को मिलेगा, 20% बढ़ा तो आपको दिखेगा एक्सेस रेनफॉल, और अगर ये 60% बढ़ गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
लार्ज एक्सेस। ओके, यहां पर, और जब इनके कारण रेनफॉल बढ़ेगा क्लाउड बर्स्ट 6 आवर के अंदर में या क्लाउड बर्स्ट होने के अंदर में, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड कहीं भी आ सकता है। अगर 6 घंटे तक बारिश हुआ, तेजी से पानी भर गया, दैट इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड। या क्लाउड बर्स्ट हुआ, तेजी से पानी भर गया, उसको क्या बोलेंगे? फ्लैश फ्लड। चलिए, अब यहां पर है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या है? इस क्वेश्चन को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल को फट जाना, फट के एक साथ पानी गिर जाना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर ध्यान दें, आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले, पढ़ाई करते समय बहुत चिल में रहे। चिल रहेंगे तो पढ़ाई ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। अगर चिल आप नहीं रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्लाउड बर्स्ट का मतलब जब लोकलाइज्ड इंटेंस रेन होने लगे। इंटेंस रेन, ये जरूर याद रखिएगा। इंटेंस रेन का मतलब कि बहुत तेजी से बारिश होने लगे। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब आसपास के माहौल में हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपके अंदर में हो रहा हो, आपके एरिया के अंदर में हो रहा हो। कितना? कम से कम 100 मिलीमीटर पर आवर। 100 मिलीमीटर पर आवर के सिचुएशन में क्या हो रहा है? जब आपको बारिश देखने को मिलेगा, इंटेंस रेन देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। और ये ज्यादातर हिमालय रीजन में होता है। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब बादल फट जाना नहीं होता, दैट इज अ वर्ड। इसका मतलब इंटेंस रेन। और इंटेंस रेन क्या होगा? 100 मिलीमीटर पर आवर लमसम में। लेकिन याद रखेंगे, क्लाउड बर्स्ट होने का मतलब ही है कि टेम्परेचर का बहुत फ्लक्चुएशन हुआ होगा। फ्लक्चुएशन हुआ ही होगा, अदरवाइज यहाँ क्लाउड बर्स्ट होगा ही नहीं। क्लियर है? वहां पर बहुत सारा ह्यूमिडिटी होगा, टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होगा, क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब दूसरा है अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड क्या होगा? जब भी किसी अर्बन सेंटर में पानी भरेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अर्बन सेंटर में पानी भरना ही है। अब जब हम किसी शहर में आप विजिट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा नाला का स्थिति खराब है, हम लोगों ने कूड़ा करकट खा के फेंक दिया है, नाला ब्लॉक है। ब्लॉक होगा तो भरेगा ही भरेगा। और जब हेवी रेन होने के बाद जैसे ही वो ब्लॉक, वो जो ड्रेन है वो ब्लॉक कर दिया, या बहुत हेवी रेन होने से, क्लाउड बर्स्ट तो चलिए दूर की बात है, लेकिन हेवी रेन होने से जब वो ब्लॉक कर दिया गया, या ड्रेनेज सिस्टम उसका खराब है, या रोड सिस्टम उसका खराब है, उसको जगह मिल गया पानी जमा होने का, वो क्या भर गया? उस जगह पर पानी भर गया, दैट इज कॉल्ड अर्बन फ्लड। तो अर्बन फ्लड अगर हम देखें तो इसका मेन कारण हम लोग को दिखता है ब्लॉकेज। वो ड्रेन में भी हो सकता है, वो आपका रोडवेज में भी हो सकता है, कहीं भी ब्लॉकेज होगा। इसीलिए बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने ड्रेन में कूड़ा करकट ना फेंकें, क्योंकि कूड़ा करकट फेंकेंगे कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा, जब वो बारिश होगा तो फिर वो पानी आपके घर में ही आता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो आगे कर ही रहे हैं। थर्ड, मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ क्या है? यह लो प्रेशर जोन, जो सीजनल लो प्रेशर जोन बेल्ट होता है। लो प्रेशर का मतलब जैसे अगर एक एरिया है, इस एरिया में अगर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। इस एरिया में प्रेशर लो होने का मतलब है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा? चीजें आएगा, एयर आएगा, बारिश लेकर क्या करेगा? यह क्या है? हुज शिफ्ट अल्टर रेनफॉल, जो क्या करेगा? रेनफॉल देगा। रेनफॉल जैसे ही देगा वो कहा जाएगा मानसून ट्रफ। लो प्रेशर बेल्ट हुआ है ना, कोई बात नहीं, वहां जैसे ही आपका क्लाउड लेकर एयर आता है हाई प्रेशर से, बस बात खत्म। क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है? अब यहां पर हम देखते हैं अगला टॉपिक, ब्रेक मानसून। ब्रेक मानसून क्या होगा? ब्रेक मानसून ऐसे करेंगे 5 to 10 डे फुल इन कोर सीजन। अगर मानसून कंटिन्यू 5 to 10 डे चलता है, 5 से 10 डेज फुल कोर सीजन में चलता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक मानसून। मानसून क्या हो गया? ब्रेक है। ठीक है, अब जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसो, ENSO, जिसमें एल नीनो ला नीना है। आप इसको बड़े ध्यान से टॉपिक को करें।
एनसो का मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। अब एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन का मतलब, यहां पर हम लोग एक बार चलते हैं मैप की तरफ। पहले मैंने पहला एक लेक्चर दिया था आप लोग को मैप रिलेटेड, आप वहां शायद देखे होंगे, तो उसमें हमको उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझे होंगे। तो यहाँ पर पहले आप ओशन देखिए, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये पार्ट उधर से मिलता है, ये आपको इंडियन ओशन दिखेगा, ये आपको साउथ अटलांटिक दिखेगा, और ये आपको क्या दिखेगा, साउथ पैसिफिक ओशन ओशन दिखेगा। अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इस ये जो ओशन का एरिया है वो उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता ही होता है अपने सीजन्स में। तो इस जगह पर, ये जगह पर आपको इस जगह पर क्या दिखेंगे, सीजन का फ्लक्चुएशन दिखेगा। ये पैसिफिक इस साइड से है, तो आपको क्या दिखेगा, तीन केसेस दिखेगा। एक केस दिखेगा जहां पर वार्मर ओशन होता है, ओशन का पानी क्या होता है, नॉर्मल से गर्म हो जाता है। दूसरा दिखेगा ओशन का पानी क्या होता है, नॉर्मल से ठंडा होता है टेम्परेचर। और तीसरा दिखेगा नॉर्मल। तो तीन फेज आपको दिखेगा। ये तीन फेज हम किसके अंदर में पढ़ते हैं, एनसो। एक फेज होता है एल नीनो, दूसरा फेज होता है ला नीना, और तीसरा फेज होता है न्यूट्रल। जब इस एरिया का सरफेस एरिया, पैसिफिक सरफेस एरिया, पैसिफिक ओशन का सरफेस एरिया क्या होता है, गर्म हो जाता है, नॉर्मल से टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर हाई, तब ये क्या कहलाता है, एल नीनो। जब इस ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से लो होता है, मतलब ठंड हो जाता है, तब क्या कहलाता है, ला नीना। और जब ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर क्लोजर रहता है, तब क्या कहलाता है, न्यूट्रल। ये तीन फेज हम लोग को देखने को मिलता है। जब भी ये तीन फेज देखने को मिलता है, तब यहाँ पर हर एक इवेंट्स या पूरे वर्ल्ड के, मैं एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको क्या दिखेगा, चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही इस जगह का एरिया या इस जगह का एरिया क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, पूरे वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। अब अगर आपको इस पूरे एल नीनो पर एक अच्छा सा वीडियो चाहिए जिससे कि आप पूरा अच्छे से समझ जाए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं एल नीनो को लेकर कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा जो एनसो को कंप्लीट क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए, हम लोगों ने एनसो तो समझ लिया। अब जब हम लोग एनसो समझ गए हैं, तो हम अपने कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि जो एनसो है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एल नीनो ला नीना, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया ये क्या, कि पैसिफिक वार्मिंग या पैसिफिक वार्मिंग, कूलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून, ये कंप्लीट हो गया आपको, मेरा उम्मीद है कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट जरूर कीजिए, आप पूछिए। अब एक और वर्ड हम लोग को देखने का, और एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है, आईओडी। इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी समझाया था। दिस टर्मिनोलॉजी इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कुछ बता नहीं सकते। अब आईओडी क्या कहता है, इंडियन ओशन डाइपोल। बात क्लियर हुआ, जैसे एनसो का बात क्लियर होगा, यहाँ भी बात क्लियर होगा कि इंडियन ओशन डाइपोल का बोलने का मतलब है इंडियन ओशन के पार्ट में। चलिए चलते हैं अपने मैप के ऊपर।
अब अगर हम इंडियन ओशन की बात करें यहाँ पे तो देखेंगे कि एक इंडियन ओशन वेस्टर्न पार्ट है, इंडियन ओशन एक वेस्ट और एक ईस्ट, दो पार्ट इंडियन ओशन का। तो जब भी इंडियन ओशन में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा तो हम लोग उसको एक कमेटी के अंतर्गत उसको स्टडी किया जाएगा और वही कमेटी क्या कराता है, आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, उसने ये बनाया है कि अच्छा ठीक है इससे क्या इफेक्ट होगा आईओडी से, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक वेस्ट पार्ट है और एक क्या पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, तो दोनों में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको वहां पर क्या दिखेगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा, ग्लोबली हो आपको रीजनली हो, कहीं ना कहीं क्लाइमेट में चेंजिंग दिखेगा ही दिखेगा। तो आप लोग को फिर वही बात कि अगर आईओडी पर पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग वीडियो जरूर बना कर देंगे। ओके, तो आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल हम लोग समझ में आ गया कि वेस्ट और ईस्ट इंडियन ओशन एसएसटी कॉन्ट्रास्ट। अब जब ये पॉजिटिव फेज होता है, पॉजिटिव फेज का मतलब, पॉजिटिव फेज का मतलब जब ये पॉजिटिव फेज होगा, पॉजिटिव फेज में वेस्टर्न वार्मर होगा, और जब वेस्टर्न वार्मर होगा तो हम लोग को क्या दिखेगा, इंडियन मानसून बूस्ट दिखेगा। वेस्ट पार्ट क्या है, वार्मर, तो इंडियन मानसून क्या दिख रहा है, बूस्ट दिख रहा है, मतलब इंडियन मानसून तेजी से दिखेगा। और जब इसका नेगेटिव फेज होगा तो ये इसका रिवर्स होगा, वेस्टर्न पार्ट कूलर होगा, हम लोग को ये उल्टा दिखेगा। इस पार्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया में पानी का मात्रा कम दिखेगा, अफ्रीका में भी आपको पानी बहुत ज्यादा दिखेगा। क्लियर है, ये 3 पॉइंट क्लियर है आप लोग को कि ब्रेक मॉनसून क्या है, एनसो क्या है और आईओडी क्या है। इस तीनों को अच्छे से नोट्स बनाकर रखे, नहीं समझ में आया फिर से पूछे, क्योंकि मैं बस बेसिक पर चर्चा कर दिया। आप लोग क्या करेंगे, अगर अच्छे से समझना है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, हम लोग उस पर चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद स्पॉन्ज सिटी या रूम फॉर रिवर, बातें ऐसे ही समझ में आ रही है। स्पॉन्ज सिटी रूम फॉर रिवर का मतलब क्या, कि वैसा एरिया जो फ्लड वाटर को क्या करे, जगह दे। फ्लड वाटर को जगह देने का मतलब जैसे ही फ्लड वाटर आएगा कोई ना कोई उसको ऑब्जर्व करने वाला चाहिए, जो एरिया ऑब्जर्व कर लेगा वही क्या कहलाएगा, स्पॉन्ज सिटी। बात क्लियर हो गया। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपका भी सिटी स्पॉन्ज सिटी कहलाएगा। तत्काल में सिलीगुड़ी इज नॉट ए स्पॉन्ज सिटी, क्योंकि वहां पर पानी जमता नहीं है, दैट इज ए गुड थिंग। ओके, तो अब ये तो हम लोग का जो दूसरा सेक्शन था वो क्या था, की टर्मिनोलॉजी। की टर्मिनोलॉजी के बाद अब खट से चीजें क्लियर होने लगी। क्या, अर्बन फ्लड कहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए चीजें कंप्लीट हुई कहाँ, मुंबई, क्यों ब्लॉकेज, गुवाहाटी क्यों ब्लॉकेज, ड्रेनेज सिस्टम, पटना, पार्ट्स ऑफ दिल्ली ड्यू टू ब्लॉकेज, एकदम बातें क्लियर होगी। अब कोई पूछेगा कि फ्लैश फ्लड क्यों है, अर्बन फ्लड क्यों है वहां पे, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। यहाँ का जो एब्जॉर्प्शन पॉइंट है ये एक स्पॉन्ज सिटी की तरह काम कर रहा है। ओके, दूसरा कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड मतलब कोस्ट के आसपास में रहने वाला, इसने भी जगह दिया। फ्लड का पानी आया यहाँ रुक गया, जैसे उड़ीसा, कहाँ, आंध्रा, कब, ड्यूरिंग मानसून प्लस हाई टाइड। मानसून के समय पानी आया जम गया, और हाई टाइड में भी पानी गया जम गया रुक गया। बात एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है नहीं, अगर हो रही है तो आप बहुत मजा कर सकते हैं, अगर बातें क्लियर नहीं हो रही तब आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और जहां भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लगे कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर दे, आई एम फ्री टू टेक एनीथिंग इफ यू आर एडवाइजिंग मी अ गुड थिंग। ओके, और अगर आपको बैड थिंग एडवाइज करना वो भी कर सकते हैं, मैं बैड चीज पर ध्यान देता हूं नहीं। ओके, तो चलिए तीसरा देखते हैं, रिवराइन। रिवराइन मतलब रिवर के पास का एरिया। आपने देखा अर्बन फ्लड,
अर्बन अर्बन फ्लड क्यों आया? आपने देखा कोस्टल फ्लड क्लियर है। आपने देखा रिवर आइन रिवर के पास का एरिया, जैसे ब्रह्मपुत्रा, गंगा कोसी, तीस्ता, रंगीत, लूनी, लूनी मतलब राजस्थान, ये सब जो एरिया होगा वो रिवर के आसपास का जो भी एरिया होगा उसको आसानी से क्या कर सकेगा? फ्लड दे देगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर है, रिवर में जैसे एक्सेस पानी होगा वो एरिया में जाएगा। और एरिया में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है इसके पहले क्या, कि जैसे ही आप स्पॉन्सिटी रूम बनाएंगे देंगे रिवर को तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फोर्थ, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड अब हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं हिमालय, एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम और डेजर्ट रिवर जो राजस्थान में पाया जाता है वहां फ्लैश फ्लड होगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्लैश फ्लड हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, क्यों होता है? आप लोगों को डाउट है तो कमेंट करें आसानी से। चलिए अब इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं साइक्लोन मानसून। साइक्लोन मानसून कहां देखने को मिलेगा हम लोग को? केरला, कर्नाटका, यहाँ पर साइक्लोनिक मानसून देखने को मिलेगा। सी के पास का एरिया जो भी होगा आपको वहां साइक्लोनिक दिखेगा। और चूंकि जो साउथ एरिया अपने पास है वो ज्यादातर आपको क्या दिखता है? सी के आसपास, तो वहां साइक्लोनिक मानसून आप लोगों को देखने को ज्यादा मिलेगा। ऊपर से ये क्या है? एक डिप्रेशन भी है, तो आपको सितंबर में यहाँ पर आपको मानसून देखने को मिलेगा, जिससे कि एरिया में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। अब इस पूरे इवेंट में लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 300 प्लस इंसिडेंट हुआ है लैंडस्लाइड में, जिसमें दार्जिलिंग, सिक्किम और हिमालय हाईवे शामिल है। क्योंकि जब हम लोग को इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर्स का दिखेगा तो जो उसका बेस एरिया होगा, जो बेस एरिया जो फ्रेगाइल लैंड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रेगाइल स्लोप, तो कमजोर स्लोप है, वो क्या करेगा? खसक जाएगा। क्यों खस गया? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत समय से यहाँ पर पानी हो रहा है। तो जो ऊपर का एरिया है ऑलरेडी फ्लडेड है, ऊपर का ऑलरेडी मॉइस्चराइज है, नीचे का ऑलरेडी मॉइस्चराइज है, और रिवर ने क्या किया? बेस को क्या कमजोर कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर ये इंसिडेंट्स लैंडस्लाइड्स बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं। खासकर वैसे एरिया जो थोड़ा सा स्लोपी हो, जैसे आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा स्लोपी, सिक्किम में मिलेगा, उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है स्लोपी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ग्लेशियर लेक या रिवर सर्ज। ग्लेशियर लेक, अब जब भी ग्लेशियर लेक आप देखते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पर फ्लड, मानसून का पानी तो आता ही है, साथ साथ ऊपर से आइस मेल्ट होके भी क्या आएगा? बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है बहुत तेजी से वहां बढ़ता है, और जैसे ही अमाउंट ऑफ वाटर तेजी से बढ़ेगा आपको पूरे एरिया में पानी दिख जाएगा। जैसे तीस्ता और रांगो में आप जाके देख सकते हैं, तीस्ता रांगपुर वैली में आप जब पानी का मात्रा देखेंगे तो आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ दिखेगा, क्योंकि यह आइस ब्रेकिंग, आइस से हम लोग को कनेक्शन है, ग्लेशियर लेक से कनेक्शन है। और आप लोग को पता भी होगा कुछ सालों पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर ब्रस्ट भी हुआ था। आप लोग इसे कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोग एक बार सर्च करके गूगल में देख सकते हैं। ओके, तो अब इस 3 सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो अगला सेक्शन पर चलेंगे अगले पार्ट में, वो होगा कि ऐसा 2025 इरेटिक क्यों है, 2005 में क्या प्रलय आने वाला है। चलिए इसका हम लोग रिवील करेंगे अपने अगले पार्ट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।